गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनीष मैथ्स पे। रिलेशन जो हमारा चैप्टर है क्लास 12 में, ये मैं पहले भी इसका वीडियो बना के भेज चुका हूँ, पर कुछ बच्चे हैं जो ऑन डिमांड कर रहे थे कि ट्यूशन ट्यूटोरियल के अकॉर्डिंग इसका वीडियो भेजा जाए। तो आज दोबारा मैं रिलेशन को समझा रहा हूँ और ऐसे ये वीडियो बना के फंक्शन भी समझाऊंगा। एक्चुअल रिलेशन जो है ये कंटिन्यू हो रहा है क्लास 11 से। क्लास 11 में आपने रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसका डोमेन, कोडोमेन, रेंज पढ़ा था। साथ साथ आपने उसका रे डायग्राम भी देखा था, रिलेशन रे डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक क्विक रिवीजन में थोड़ा सा 11 कर दूंगा, उसके बाद 12th में क्या टॉपिक है वो समझाऊंगा। तो सबसे पहले क्लास 11 में जो हमने पढ़ा था रिलेशन, जो पढ़ा था वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनता है, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है दो सेट का, वो क्या होता है? अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी, और सपोज करो कि ए में नंबर ऑफ मेंबर है p और बी में नंबर ऑफ मेंबर है q, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? a क्रॉस b। और इसमें कौन से मेंबर आते हैं? इसमें वो सारे मेंबर आएंगे जो x, y टाइप के रहेंगे, जहां पर x जो होगा वो a का मेंबर होगा, y जो होगा वो b का मेंबर होगा। राइट? मतलब आपको करना क्या है कि जिन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें पहले सेट के मेंबर दूसरे सेट के मेंबर के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, और जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनाएंगे उन सब का जो सेट आएगा वो उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे a है 1 2 और b है a कॉमा b। अब अगर आप इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा? a के मेंबर b के साथ जो पेयर बनाएंगे वो सारे पेयर देंगे आपको। तो 1 a के साथ पेयर बनाएगा, 1 b के साथ पेयर बनाएगा, फिर 2 a के साथ बनाएगा, 2 b के साथ बनाएगा। ये जो सारे पेयर हैं पॉसिबल दोनों सेट के मेंबर्स के बीच में, वो सब आ जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। बस खास बात ये रहेगी कि पेयर का पहला मेंबर फर्स्ट सेट का मेंबर रहेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले लिखा है, और सेकंड मेंबर सेकंड सेट का मेंबर रहेगा। तो इस तरह से ये जो है पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। अब रिलेशन जो होता है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। मतलब आप क्या करते हो, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ मेंबर जो है वो बाहर निकाल के एक नया सेट बनाते हो। और कुछ मेंबर कैसे होते हैं? वो मेंबर इस तरह के मेंबर होते हैं कि उसमें हर पेयर का पहला मेंबर दूसरे मेंबर के साथ एक कॉमन रिलेशन को फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए, अनिल, बीजू, भानु, चंद्रा, ये एक कुछ लोगों के नाम है जिसका सेट है, और बी दूसरा सेट है ए बी सी, अल्फाबेट है ABC, स्मॉल अल्फाबेट उनका सेट है। अब अगर आपने B क्रॉस A निकाला, B क्रॉस A में किस टाइप के मेंबर आएंगे? A अनिल, A बीजू, इस तरह से जितने पेयर बन सकते हैं हम सब बना देंगे। लास्ट में हमारा बनेगा C चंद्रा। बीच वाले मैंने नहीं लिखे, बहुत सारे आएंगे, तो हमने ये पेयर का सेट ले लिया। अब इसमें से मैं वो मेंबर सिलेक्ट करता हूं जो एक खास रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, जैसे A अनिल, बी बीजू, बी भानु, सी चंद्रा। ये आपने मेंबर सेलेक्ट किए। इन सारे मेंबर में खास बात है, हर ऑर्डर पेयर का जो दोनों मेंबर है उसमें एक रिलेशन है, कॉमन रिलेशन है। कैसे? आप फर्स्ट ऑर्डर पेयर को देखो, ए अनिल, नाम का पहला लेटर और ये जो अल्फाबेट है ये सेम है, ए बी बी सी सी। तो एक कॉमन रिलेशन को फॉलो करते हुए जो ऑर्डर पेयर थे उसको हमने एक अलग साइड में रख लिया, यही रिलेशन बनते हैं। अब इस रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। डोमेन क्या होता था? डोमेन जो है वो इस रिलेशन में जितने ऑर्डर पेयर है, जितने भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, सभी ऑर्डर पेयर का जो पहला मेंबर का जो सेट है अगर वो बनाते हो आप, तो वो डोमेन बन जाएगा। तो यहाँ पर ए बी और सी ये पहले मेंबर है, इसको हमने एक साइड में रख दिया, डोमेन बन जाएगा। कभी कभी ये डोमेन जो होता है वो आपके दोनों सेट में से जिन दो सेट के बीच में आपका रिलेशन डिफाइंड है उन्हीं दोनों सेट में से किसी एक सेट के इक्वल हो जाता है, बट कभी कभी वो उसके इक्वल नहीं होता, सबसेट भी हो जाता है, ये भी पॉसिबल है। और रेंज का क्या मतलब हो जाता है? रेंज का मीनिंग होता है कि रिलेशन में जितने ऑर्डर पेयर है, जितने भी ऑर्डर पेयर आपके पास आए हैं उनमें जो सेकंड मेंबर है उनका अगर आप सेट बना दो तो वो रेंज बन जाती है। जैसे यहाँ पर अनिल, बीजू, भानु और चंद्रा, ये जो है रेंज हो। अब कोडोमेन हमेशा सेकंड नंबर का सेट होता है, जिनको सेट के बीच में रिलेशन डिफाइन हो रहा है उसमें जो सेकंड सेट होगा
यहाँ जैसे सेकंड सेट कौन सा सेट है आपका ए, तो ए यहाँ पर पूरा पूरा क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा। ए जो हो जाएगा कोडोमेन। ये जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हो ना, रिलेशन आप डिफाइन कर रहे हो यहाँ पर एक्चुअल में सेट बी से ए के बीच में, तो जो सेकंड सेट होगा वही आपका हमेशा कोडोमेन बन जाएगा। अगर आप ए से बी के बीच में रिलेशन डिफाइन कर रहे होते तो बी आपका सेकंड सेट हो जाता और वही कोडोमेन बन जाता। यही सब चीजें हमने 11th में पढ़ी थी, इससे अलग कुछ नहीं पढ़ा था। रे डायग्राम पढ़ा था। रे डायग्राम बड़ा सिंपल होता है, जो रिलेशन होता है उसको आप रे डायग्राम के थ्रू डिनोट कर देते हो। ये कैसे बनता है देखें, रे डायग्राम पहले आप दोनों सेट जिनके बीच में रिलेशन डिफाइन कर रहे हो उसको लिख लो। पहले लिख लो सेट बी, फिर ए। सेट बी में आपके कौन कौन से मेंबर हैं, ए बी सी। सेट ए में कौन कौन से मेंबर हैं, अनिल, बीजू, भानु और चंद्रा। अब सेट फर्स्ट सेट का कोई भी मेंबर आप सिलेक्ट करो, अगर वो सेकंड सेट के किसी मेंबर से कनेक्ट हो रहा है किसी रिलेशन के थ्रू, तो आप एरो डाल दो उनके बीच में। ए का कनेक्शन अनिल से बन रहा है, ए अनिल के बीच में क्या आ जाएगा। बी का कनेक्शन फर्स्ट सेट में जो मेंबर बी है उसका सेकंड सेट के दो मेंबर के साथ कनेक्शन बन रहा है, तो दो एरो निकल जाएंगे ऐसे, बीजू की तरफ भी और भानु की तरफ भी। और सी जो तीसरा मेंबर है उसका चंद्रा से कनेक्शन बन रहा है, सी की तरफ आप एक एरो निकाल दोगे, चंद्रा की तरफ, सी से चंद्रा की तरफ। ये एरो डायग्राम, ये सब आपने लास्ट ईयर पढ़ा 11th में। अब आते हैं हम लोग 12th में जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं। तो ये मैंने एक रिवीजन दिया था कोई, ताकि जो मैं वर्ड बोलूंगा यहाँ हेल्प के लिए उसमें आप कंफ्यूज ना हो, या आप पढ़ चुके हो। तो अभी 12th में आपको क्या करना है, इस रिलेशन चैप्टर जो है 11th में जो आपने रिलेशन टॉपिक पढ़ा उसको आगे ले जाना है। यहाँ हमको एक्चुअल में एक खास रिलेशन पढ़ना है जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है ये आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टी वो फॉलो करेगा तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, और उसी पे बेस्ड आपके एग्जांपल आते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जब हम 12th में रिलेशन पढ़ेंगे तो हमको किस तरह के सेट लेने पड़ेंगे जिनके बीच में रिलेशन डिफाइन करना है, और उसको कैसे डिनोट करेंगे, और फिर प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, तब वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। ये सब हमको समझना है। तो 11th में हमने पढ़ा है रिलेशन की डेफिनेशन कि दो सेट के मेंबर के बीच में डिफाइंड होता है। दो सेट अलग अलग भी हो सकते हैं और दोनों सेट सेम भी हो सकते हैं। तो 12th में हम जो इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने जाएंगे उसमें हमको अलग अलग सेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो रिलेशन रहेगा वो एक सेट ए से उसी सेट के बीच में डिफाइंड रहेगा, ए से ए के बीच में ही डिफाइंड रहेगा। दैट मींस आर जो होगा यहाँ पर वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ये खास बात होगी। दूसरी बात, अब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब बनेगा, तीन प्रॉपर्टी है, अगर कोई रिलेशन ये तीन प्रॉपर्टी फॉलो कर जाएगा तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अभी मैं समझाऊंगा क्या होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक। थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। ये तीन प्रॉपर्टी है, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी कोई रिलेशन फॉलो कर देगा तो फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। मतलब ओवरऑल कहने का क्या मतलब होगा, एक नॉन एम्प्टी सेट ए रहेगा आपके पास, आप एक रिलेशन डिफाइन करोगे ए से ए के मेंबर ए से ए के बीच में ही, और अगर वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। अब वन बाय वन हमको समझना है कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है। बस इतना ही आपका रिलेशन रहेगा। जो चीजें रहेंगी, एक दो टर्मिनोलॉजी और आएंगी वो भी मैं अभी समझा दूंगा, एक एग्जांपल दूंगा, फिर आप उसको फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल समझना है, ज्यादा कुछ आपको परेशान नहीं होना। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है, तो जब आप रिलेशन किसी सेट के मेंबर के बीच में एक सेट के मेंबर से उसी सेट के मेंबर के बीच में रिलेशन डिफाइन करते हो तो वो रिफ्लेक्सिव कब बनता है, अगर सेट के सारे मेंबर रिलेशन खुद के साथ बना रहे हैं, जितने भी मेंबर है सेट में अगर वो खुद के साथ अपने खुद के साथ ही रिलेशन बना रहे हैं तो ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर आपने एक मेंबर ए लिया सेट का और ए का रिलेशन ए से बन गया, इसका मतलब क्या है, ए का रिलेशन ए से बनना मतलब ए कॉमा ए रिलेशन आपको बिलोंग कर गया, और ऐसा उन सारे मेंबर्स के लिए होना चाहिए जो सेट में है, मतलब ऐसा उन सारे ए के लिए होना चाहिए जो सेट में है, मतलब सेट के सारे मेंबर खुद से रिलेट करने चाहिए गिवन रिलेशन के थ्रू, तो ऐसा रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है 1 2 3 और आपने एक रिलेशन क्रिएट किया R जिसमें मेंबर है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। मतलब सबसे पहले आपने क्या किया, एक क्रॉस ए निकाला और एक क्रॉस ए में से आपने ये मेंबर सेलेक्ट करके एक नया सेट R बना दिया। अब इस नए सेट R में आप देखो सेट में तीन मेंबर है 1 2 3 और R जो बन रहा है 1 का रिलेशन 1 से बन रहा है, 2
का 2 से बन रहा है और 3 का 3 से बन रहा है, मतलब सेट के जितने मेंबर हैं वो खुद के साथ रिलेट कर रहे हैं। बस अगर आपको सेट के सारे मेंबर खुद से रिलेट करते हुए दिख जाए रिलेशन में, तो समझ लेना कि ये रिलेशन किस टाइप का रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर ऐसा हो जाए कि कोई एक मेंबर खुद से कनेक्ट ना कर रहा हो, सपोज टू अगर R1 हमने एक रिलेशन और सिलेक्ट किया इसी सेट में इस तरह से कि 1 1 2 2 1 3 3 1, सपोज हमने ये रिलेशन सिलेक्ट किया। अब यहाँ तुम क्लियरली देख सकते हो कि 1 का कनेक्शन तो 1 से है, 2 का 2 से है, बट 3 का 3 से नहीं है। तो R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R1 यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये जरूरी है कि सेट के जितने मेंबर हैं उससे कनेक्ट करने चाहिए, ये है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब जब हम एक पूरा बड़ा एग्जांपल देखेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरह से मेंबर कनेक्ट करते हैं या कब नहीं करते। प्रॉपर्टी नंबर 2, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर सेट में ए और बी दो मेंबर लिए हमने, सेट के दो मेंबर लिए ए और बी, और अगर ए का कनेक्शन बी से है, ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब क्या है कि यदि ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, आर जो है वो सेट ए से ए में कोई रिलेशन है, और अगर ए और बी हमने दो मेंबर सेट के लिए और ए का कनेक्शन बी से है, तो फिर उल्टा भी होना चाहिए, बी का कनेक्शन एट अ टाइम ए से होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो वो जो रिलेशन है वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर के एक एग्जांपल देखें, R1 हमने लिया हुआ है 1 1 2 2 1 3 3 1। अब इस रिलेशन में देखो आप 1 का रिलेशन 3 से और एट अ टाइम 3 का रिलेशन भी 1 से। तो अगर किसी एक मेंबर का, सेट के किसी एक मेंबर का किसी दूसरे मेंबर से रिलेशन होता है तो दूसरे मेंबर का पहले मेंबर से भी होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा, मतलब यहाँ R1 क्या है, सिमेट्रिक है, R1 इज सिमेट्रिक। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आता है, बच्चे ये समझ लेते हैं कि सेट के जितने मेंबर हैं उन सब का आपस में कनेक्शन होके रिवर्स भी होना चाहिए, मतलब 1 का 2 से 2 है और 1 का 2 से 2 का 1 से भी होना चाहिए, 1 का 3 से 3 का 1 से भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये कंडीशनल है। एक्चुअल रिलेशन में अगर किसी एक मेंबर का, सेट के किसी एक मेंबर का दूसरे से कनेक्शन है तो फिर दूसरे का फर्स्ट से होना चाहिए। अब मान लीजिए कि 1 का 2 से कोई रिलेशन ही नहीं है तो 2 का 1 से होगा ही नहीं वहां का रिलेशन, वो ऑलरेडी सिमेट्रिक कहलाएगा। सिमेट्रिक होने के लिए अगर 1 का 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए। अगर 1, 2 R1 में एग्जिस्ट नहीं करता तो 2, 1 आपको चेक नहीं करना है, वो वहां पर वो सिमेट्री का उससे लेना देना नहीं होगा। जो मेंबर वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं रिलेशन में, आपको वही देखना है कि ए का अगर बी से है तो बी का ए से है कि। तो इस पूरे सेट में क्योंकि 1 का 3 से था तो 3 का 1 से होना चाहिए था। अब 1 का 2 से नहीं है, 2 का 3 से नहीं है, वो हम चेक नहीं करेंगे। जो हमारे पास है अगर वो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि R1 सिमेट्रिक है। सिंपल सी ये डेफिनेशन। तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी है आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये भी सिमेट्रिक की तरह ही है, बस प्रॉपर्टी क्या है वो आपको समझना है। अगर आपके पास कोई रिलेशन है ए से ए में, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और एक कोई रिलेशन आपने ए से ए में डिफाइन किया, अगर आप ए बी सी तीन मेंबर लेते हो एक इस तरह से कि ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है, बी कॉमा सी भी आर को बिलोंग करता है, तब फिर ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो अगर ए बी से रिलेट कर रहा है रिलेशन के थ्रू और फिर बी सी से रिलेट कर रहा है तो ए का रिलेशन सी से बनना ही चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। अगर नहीं बनता तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अगर आपको कोई दो ऐसे मेंबर रिलेशन में दिखाई देते हैं कि पहला जो मेंबर है वो दूसरे से कनेक्ट कर रहा हो, ए बी से कनेक्ट कर रहा हो, फिर जो दूसरा मेंबर है बी वो किसी तीसरे मेंबर सी से कनेक्ट कर रहा हो या रिलेट कर रहा हो, तो फिर जरूरी है कि पहला मेंबर सी भी तीसरे से कनेक्ट करना चाहिए। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू, डेली लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। बहुत सिंपल एग्जांपल है। सपोज टू बी हमारे पास एक सेट लिया हमने, एक मेल फैमिली मेंबर्स का, एक फैमिली में जितने मेल हैं उनका सेट लिया हमने, इसमें सारे मेल, एक फैमिली में जितने मेल हो सकते हैं वो सारे हैं। रिलेशन हमने डिफाइन किया ए टू ए, रिलेशन किस तरीके से डिफाइन किया, इस सेट के जो मेल फैमिली मेंबर हैं उनका आपस में एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं। इसमें वो सारे मेंबर आ रहे हैं x, y सच दैट x इज ब्रदर ऑफ y, x y का ब्रदर है अगर तो वो रिलेशन में आ जाएगा। तो अब देखिए कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि सपोज हमने लिया x, y बिलोंग्स टू r
एंड y, z बिलोंग्स टू r। इसका मीनिंग क्या होगा? x, y r में बिलोंग करता है, इसका मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए? x इज ब्रदर ऑफ y। ठीक है ना? ओम यहां देखिए जवाब दो दीजिए। y, z r को बिलोंग कर रहा है और इन दोनों में रिलेशन होना चाहिए कि ब्रदर हो। तो y इज ब्रदर ऑफ, किसका ब्रदर होगा? y z। ठीक है। अब एक बड़ा कॉमन थिंकिंग है, अगर x y का भाई है और y z का भाई है तो x और z में क्या रिलेशन होगा? मदर फादर। जैसे मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम उसके भाई हो, तो उसमें मुझ में क्या रिलेशन होगा? कजन। कजन भाई होगी ना डायरेक्ट। हाँ। तो x इज ब्रदर ऑफ z, अपने आप हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर x y का भाई है, y z का भाई है, तो इसका मतलब x भी किसका भाई होगा? z का। और अगर x और z आपस में भाई हो गए तो इसका मतलब ये रिलेशन को बिलोंग कर जाएंगे, x, z बिलोंग्स टू r। तो इस तरीके से ये रिलेशन जो है इस केस में ट्रांजिटिव हो गया। तो ट्रांजिटिव होने के लिए जरूरी है कि पहले दो मेंबर्स में जो रिलेशन है, जैसे कि फर्स्ट दो मेंबर में जो रिलेशन है, अगर सेकंड और थर्ड मेंबर में भी वही रिलेशन है तो फर्स्ट में वो रिलेशन ट्रांजिट कर जाना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। अगर ये फर्स्ट चेन नहीं बन रही है फर्स्ट दो मेंबर की, x y से रिलेट कर रहा है और y किसी तीसरे थर्ड से रिलेट नहीं कर रहा है, तो फिर आपको ये नहीं चेक करना है कि x थर्ड से रिलेट कर रहा है कि नहीं। उस केस में वो अपने आप ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये चेन अगर कंप्लीट हो रही है तो फिर आपको देखना है कि फर्स्ट थर्ड से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक एग्जांपल दे दूं, नंबर्स में एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए एक सेट है आपके पास a 1 2 और इसमें हमने एक रिलेशन डिफाइन किया इस तरीके से 1 2 2 1, ये दो ही मेंबर है रिलेशन में। अब ये ट्रांजिटिव है कि नहीं चेक करना है। तो 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 1 से है, तो फिर 1 का 1 से होना था जो कि यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। बट इसी में हम एक नया रिलेशन R1 इस तरीके से डिफाइन करते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू R1 एंड 3 1 बिलोंग्स टू R1। सपोज करो हमने एक ये रिलेशन ले लिया, तो अब चूंकि 1 का 2 से है, फिर 2 का किसी और तीसरे से नहीं है, तो हमें वहां जाना ही नहीं है। फिर 1 का 2 से होता है, 2 का किसी तीसरे से होता है, तो 1 का हम तीसरे से चेक करते हैं रिलेशन। लेकिन यहाँ 1 का 2 से है पर 2 का किसी थर्ड मेंबर से नहीं है रिलेशन, इसलिए चेन यही रुक जाती है। 3 का 1 से है, फिर 1 का 2 से, देखिए 3 का 1 से है और 1 का 2 से है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? 3 का 2 से होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। इसका मतलब फिर क्या होगा? ये जो R1 है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। चेन आपको कंप्लीट करते हुए देखना है कि अगर 3 का यहाँ किसी मेंबर से हो रहा है और फिर उस मेंबर का किसी और दूसरे मेंबर से हो रहा है, तो फिर 3 का थर्ड मेंबर से होना चाहिए, नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। R इज नॉट ट्रांजिटिव। इस तरीके से ट्रांजिटिविटी चेक की जाती है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ट्रांजिटिविटी यहाँ पर कैसे चेक करना है। ये तीन रिलेशन, अगर किसी रिलेशन में तीन प्रॉपर्टी, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर किसी रिलेशन में फॉलो कर जाएंगे तो आप कहोगे कि वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस रिलेशन है। अदरवाइज कोई एक प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करेगी तो आप कहोगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं फुल, जिसमें हमको चेक करना है कि जो हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है या नहीं। तो आ जाए इस पे। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके पास एक कोई सेट है A, सेट ऑफ ऑल लाइंस लाई ऑन प्लेन। एक प्लेन पे जितनी लाइन होती है उन सबका सेट ले लिया हमने। रिलेशन हमने R लिया A से A में और उसको इस तरह से डिफाइन किया। इसमें आप वो मेंबर ले रहे हो A के पेयर में, A क्रॉस A के वो मेंबर ले रहे हो जिसमें पहली लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के पैरेलल है। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो रिलेशन में है। अब आपको चेक करना है, चेक वेदर R is इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। अब इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट बोला है तो मतलब इसका क्या मतलब है कि जो आपका R है वो तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ऐसे केस में जहां पर गिवन सेट में इनफाइनाइट मेनी मेंबर होते हैं, वहां पर आपको रिजल्ट को जनरलाइज करना होता है। पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं लेना होता, जनरलाइज करके दिखाना होता है। जनरलाइज कैसे करते हैं वो आपको बता रहा हूं मैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का क्या मीनिंग होता है? इस सेट के जितने मेंबर हैं उसका कनेक्शन खुद से होना चाहिए। तो अब कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है। अगर मान लीजिए आपको कोई लाइन L ली है तो आप रिजल्ट लिख सकते हो L पैरेलल टू L। बिल्कुल कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है, इसके सामने आप एक मिरर रख दो तो इसके पैरेलल लाइन मिरर के पीछे दिखाई देगी आपको। लाइन वही है, अकेली सिंगल,
तो खुद के पैरेलल हो गई। तो इसका मतलब अगर हम कोई लाइन एल लेते हैं जो कि सेट ए को बिलोंग कर रही है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि एल पैरेलल टू एल, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है। और इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी मेंबर खुद से कनेक्ट कर रहा है तो एल एल बिलोंग्स टू आर, और ऐसा उन सारे लाइंस के लिए होगा जो सेट एल को बिलोंग करती है। फॉर ऑल एल बिलोंग्स टू ए, तो अगर सेट के सारे मेंबर खुद से कनेक्ट हो गए तो इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो इस तरह से हमने इसको जनरलाइज कर दिया। पर्टिकुलर कोई एक एग्जांपल नहीं लिया कि हमने एक पर्टिकुलर लाइन ली और फिर दिखाया कि वो पैरेलल है। ये सभी पे लागू होता है कि हर लाइन खुद के पैरेलल होती है, तो रिजल्ट जनरलाइज हो गया। इसी तरीके से सेकंड, अगर आपको प्रूव करना है सिमेट्रिक है रिजल्ट, तो चेक करें सिमेट्रिक होगा कि नहीं। इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, दो लाइन लेनी पड़ेगी L1 और L2, ये बिलोंग कर रही है R को। तो इसका क्या मतलब होगा, L1 पैरेलल टू L2, मतलब ऐसे केस में आपको रिलेशन का एक मेंबर लेके चलना पड़ेगा। L1, L2 बिलोंग्स टू R, दैट मींस L1 पैरेलल टू L2। देखना पड़ेगा कि रिवर्स हो रहा है कि नहीं। तो अगर एक लाइन दूसरी लाइन से पैरेलल, समझ लो ये लाइन L1 और ये दूसरी L2, L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 भी क्या होगी, L1 की पैरेलल ही होगी। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, L2 पैरेलल टू L1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई एक मेंबर रिलेशन आर को बिलोंग करता है तो वो रिवर्स भी उस अगर हम उन दोनों मेंबर को रिवर्स करते हैं, मतलब सेकंड को फर्स्ट और फर्स्ट को सेकंड बना लें और देखें कि उनके बीच में वो रिलेशन लग रहा है कि नहीं, तो लग रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि आर जो है वो सिमेट्रिक है, मतलब कि अगर पहला मेंबर दूसरे मेंबर से रिलेट कर रहा है तो दूसरा मेंबर भी सेम रिलेशन से पहले मेंबर से रिलेट कर रहा है, दैट मींस आर जो है वो सिमेट्रिक है। थर्ड सेकंड ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो रिलेशन है उसमें दो मेंबर लेने पड़ेंगे, L1 L2, ये पहला मेंबर हो गया जो आर को बिलोंग कर रहा है, और दूसरा मेंबर इस तरह से लेना पड़ेगा कि वो L2 और जो फर्स्ट मेंबर का जो सेकंड फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उसका जो सेकंड मेंबर है वहां से स्टार्ट हो, मतलब L2 L3, कोई तीसरी लाइन ले ली हमने, ये भी आर को बिलोंग करता है। इसका मीनिंग क्या होगा, L1 पैरेलल टू L2, क्योंकि रिलेशन कहता है कि रिलेशन में वही मेंबर आएंगे, वही दो लाइन आप लोगे तो आपस में पैरेलल है। अगर L1 L2 आपको बिलोंग कर रही है तो L1 पैरेलल टू L2 होगी। सिमिलरली L2 जो है वो L3 के पैरेलल होगी, क्योंकि L2 L3 भी आपको बिलोंग करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फाइनल कंक्लूजन क्या हो गया, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई और ये L3 हो गई। अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो L1 और L3 में क्या रिलेशन रहेगा, वो भी आपस में पैरेलल रहेंगी। ये कौन सा एक्सियोम है, टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब अगर दो लाइन एक दूसरे की किसी तीसरी लाइन के पैरेलल है वो आपस में पैरेलल होती है। यहाँ कैसे हम पता लगा रहे हैं, L1 L2 के पैरेलल है और L3 भी L2 के पैरेलल है, इसका मतलब L1 और L3 भी आपस में कैसी होंगी, पैरेलल। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं L1 पैरेलल टू L3। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो रिलेशन है ट्रांजिट कर रहा है। अगर A से B के बीच में रिलेशन है और B से C के बीच में रिलेशन है तो A से C के बीच में भी रिलेशन बन रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, R जो हो गया वो ट्रांजिटिव हो गया। तो तीनों प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। इसका मतलब क्या होगा, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जब भी आपको कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने को आएगा तो आपको ये ध्यान देना है दो चीजें, तीन ट्रिक बता रहा हूं, दो तीन ट्रिक को याद रखें। अगर आपका सेट फाइनाइट है, मतलब उसमें नंबर ऑफ मेंबर फाइनाइट है और रिलेशन जो बना के दे रहा है वो उसमें भी नंबर ऑफ मेंबर फाइनाइट है, तो तब तो आप इजीली जज कर जाओगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। लेकिन अगर आपका सेट जो है वो इनफाइनाइट है और रिलेशन R में भी इनफाइनाइट मेंबर आ रहे हैं और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी उसमें फॉलो हो रही है, तो आपको रिजल्ट को जनरलाइज करके लिखना पड़ेगा, पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई एक प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है, फेल हो रही है, तो उस केस में फिर क्या होगा कि आपको जहां पर वो प्रॉपर्टी फेल हो रही होगी वो एग्जांपल पर्टिकुलर आपको देना पड़ेगा कि यहां पर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। तो एक एग्जांपल मैं ऐसा देता हूं आपको, आप उसको समझ जाओगे, बहुत टफ काम नहीं है वो। ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और दे रहा हूं इसको, आप इसी टाइप का आपको, जिसमें कोई एक प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रही होगी, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सेट है A 1 2 3 4 5 6, ये कोई सेट है, रिलेशन हमने लिया। आपको बहुत सारे ऑर्डर पेयर लेने हैं, R जो है A से A में डिफाइंड है, और आपको बहुत सारे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें पहला मेंबर ऑर्डर पेयर का दूसरे मेंबर से छोटा होगा। तो रिलेशन R में कौन कौन से मेंबर आएंगे देख सकते हो, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1,
6, फिर आएगा 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, फिर आएगा 3,4, 3,5, 3,6, सिमिलरली 4,5, 4,6 एंड लास्ट 5,6, ये सारे नंबर आएंगे। अब ये बोल रहा है चेक वेदर R is an equivalence relation or not, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ये चेक करना है। तो बड़ा सिंपल है, तो यहाँ पर आपको अब ये चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आप लिख लो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ये चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि सेट के सारे मेंबर खुद से कनेक्ट कर रहे हैं कि अगर एक भी एग्जांपल ऐसा मिल जाता है कि जिसमें सेट का कोई एक मेंबर खुद से कनेक्ट नहीं कर रहा होगा तो आप लिख दोगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, वही एग्जांपल दे दोगे। देखो 1,1 कहीं भी नहीं दिख रहा कि R को बिलोंग कर रहा है, तो आप लिख दोगे सिंस 1,1 डजंट बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो जब आपका नहीं होता है रिलेशन, कोई एक प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा होता है, तो आपको केवल एग्जांपल देना पड़ता है और उस रिलेशन में से निकाल के देना पड़ता है कि ये जो पर्टिकुलर मेंबर है वहां फॉलो नहीं कर रहा, तो ये हो गया नॉन रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक देखें, सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रिलेशन में कोई भी एक मेंबर आप उठा के देखो 1,2 ये R को बिलोंग कर रहा है, तो इसका रिवर्स भी है कि नहीं। तो 2,1 2,1 2,1 2,1 यस 2,1 नहीं है, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो 1,2 तो R को बिलोंग कर रहा है, बट 2,1 R को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है। आप बस एक एग्जांपल दे दो, 1,2 बिलोंग्स टू R बट 2,1 डजंट बिलोंग्स टू R, दैट मींस R इज नॉट सिमेट्रिक। ऐसे और भी एग्जांपल मिलेंगे, लेकिन आपको ब्रेक करने के लिए केवल एक ही दिखाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी ब्रेक करने के लिए केवल एक ही दिखाना पड़ेगा। ऐसे भी ये भी है 1,3 बिलोंग्स टू R, 3,1 डजंट बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक। लास्ट ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव देखें 1,2 बिलोंग्स टू R, अब 2 से स्टार्ट होने वाला कोई मेंबर ले लो, 2,3 बिलोंग्स टू R, तो 1,3 बिलोंग्स टू R है कि नहीं, तो है। 1,2 बिलोंग्स टू R, 2,3 बिलोंग्स टू R, दैट मींस 1,3 बिलोंग्स टू R। ऐसे और कोई भी चेक कर सकते हो आप रैंडमली, 1,4 बिलोंग्स टू R, 4,5 बिलोंग्स टू R, दैट मींस 1,5 बिलोंग्स टू R, 2,4 बिलोंग्स टू R, 2,4 बिलोंग्स टू R, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ले लो, 4,5 बिलोंग्स टू R, तो 2,5 बिलोंग्स टू R। सारे मेंबर, अगर एक मेंबर का कनेक्शन दूसरे से है, दूसरे का किसी तीसरे से है, तो पहले का तीसरे से बन रहा है, तो अब यहाँ आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही, तो सारे एग्जांपल आप उठा के नहीं दिखाओगे, आप जनरलाइज कर दोगे। इफ x, y बिलोंग्स टू R, y, z बिलोंग्स टू R, तो इसका क्या मीनिंग निकलता है, x लेस देन y, y लेस देन z। तो अगर a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो a और c में क्या रिलेशन होगा, a b c से छोटा हो जाएगा, सिंपल रिलेशन है। दैट मींस x is less than z, that means x, z belongs to R, that means R is transitive। तीन प्रॉपर्टी में से दो फॉलो करी, एक नहीं करी, दो फॉलो नहीं करी, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ने फॉलो नहीं किया, ट्रांजिटिव ने किया। तो ओवरऑल अगर कोई एक भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी तो आपका रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा, तो R is not an equivalence relation, सिंपल सी बात है। तो लिखते आ जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जैसा मैं लिख रहा हूँ इसको ध्यान रखिए कि ऐसे ही लिखना है। एक इसमें और छोटा सा टॉपिक है, वो भी मैं बता दूं और 2-3 चीजें बता दूं, वो याद रखना तो जल्दी काम हो जाएगा, बस 1 मिनट का काम है। एक मार्क का क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंस क्लास निकालने वाला, एक डेफिनेशन है इक्विवेलेंस क्लास, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेट है, A इज अ नॉन एम्प्टी सेट है, और R इसकी कोई रिलेशन है A से A में डिफाइंड है, और वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, पहले से आपको पता है ये कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है। तब किसी मेंबर A बिलोंग्स टू A की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी, देन अगर A कैपिटल A को बिलोंग करता है तो इसकी जो इक्विवेलेंस क्लास होगी, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ मेंबर A, एलिमेंट A इज डिफाइंड एज, ये किस तरीके से डिफाइंड होगी, ऐसा इसका साइन होगा, A के सामने आप मैट्रिक्स टाइप का साइन लगा दोगे, इसमें कौन कौन से मेंबर आएंगे, इसमें सेट के वो सारे मेंबर आएंगे जिनका रिलेशन A से बनता है, वो सारे मेंबर आपको लेने पड़ेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं इसका, बहुत सिंपल एग्जांपल है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक सेट है,
A 1 2 3 और आपने एक रिलेशन R इसमें लिया जो कि इक्विवेलेंस है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो तीनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों फॉलो हो रही है। ऐसे केस में जब भी रिलेशन देगा तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन देगा, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपको बोलेगा फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, कितने भी मेंबर के निकालने को बोल सकता है, सेट के कितने भी मेंबर की इक्विवेलेंस क्लास बनाने को बोल सकता है। तो बनाते समय आपको बस ये ध्यान रखना है कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास में वो मेंबर आएंगे सेट के जो 1 से कनेक्ट कर रहे होंगे इस रिलेशन के थ्रू। तो कौन से मेंबर 1 से कनेक्ट कर रहे हैं, 1 2 2, ये दो मेंबर कनेक्ट कर रहे हैं, 1 का 3 से कोई कनेक्शन नहीं। ऐसे ही 2 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन से मेंबर आएंगे जो 2 से कनेक्ट कर रहे होंगे, 2 और 1 मतलब 1 2। और 3 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन से मेंबर आएंगे जो 3 से कनेक्ट कर रहे होंगे, वो 3 कनेक्ट कर रहा है 3 से, तो इसके अलावा कोई कनेक्ट नहीं कर रहा, तो 3। तो ये आ रही इक्विवेलेंस क्लास तीनों मेंबर की। अब इस इक्विवेलेंस क्लास जो बनाई है आपने सारे मेंबर की, इनका आपस में क्या रिलेशन है, कोई भी दो मेंबर की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी वो या तो इक्वल होगी या एकदम डिसजॉइंट होगी, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा या तो बिल्कुल सेम होगी। तो प्रॉपर्टी क्या है इक्विवेलेंस क्लास की, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, पहली प्रॉपर्टी है कि दो इक्विवेलेंस क्लास या तो बिल्कुल इक्वल होंगी और या तो बिल्कुल डिसजॉइंट होंगी। डिसजॉइंट होंगी मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों इक्विवेलेंस क्लास में कोई एक मेंबर कॉमन है, या तो सब कुछ कॉमन होगा या बिल्कुल कॉमन नहीं होगा। दूसरा क्या है प्रॉपर्टी, अगर आप सारे मेंबर की इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन ले लो, तीनों इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन ले लो, जितने भी मेंबर हैं सबकी इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन ले लो, ये सारे सेट का यूनियन क्या आएगा 1 2 3 फुल सेट है। तो मतलब सेट में जितने मेंबर होते हैं उन सबकी इक्विवेलेंस क्लास बना के उसका यूनियन लिया जाए तो पूरा सेट वापस आ जाता है। तो मान लेते हैं कि अगर सेट में 3 मेंबर हैं या 4 मेंबर हैं, जितने भी मेंबर जनरलाइज कर रहे हैं हम लोग डैश डैश डैश, तो उन सब का जो यूनियन होगा वो सेट ए के बराबर हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंस क्लास है, इससे एक मार्क का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। दो चीजें और छोटी छोटी बताऊंगा, उसके बाद ये हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा, आप क्वेश्चन कर सकते हो। दो छोटी छोटी चीजें क्या है, सबसे पहली बात ये कि एक सेट में अगर आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो तो वो रिलेशन कई टाइप के बन सकते हैं, बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। 11th में हमने पढ़ा था कि अगर सेट में नंबर ऑफ मेंबर p है तो नंबर ऑफ मेंबर ए क्रॉस ए में कितने हो जाएंगे p स्क्वायर, और नंबर ऑफ कहना चाहिए रिलेशंस, क्योंकि रिलेशन जो होते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होते हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं 2 टू द पावर p स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं, लेकिन सारे रिलेशन इक्विवेलेंस होंगे जरूरी नहीं होता। कुछ खास रिलेशन है जिनके बारे में हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। जैसे फर्स्ट, अगर कोई रिलेशन R रिफ्लेक्सिव है, केवल रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब बाकी कोई मेंबर उसमें नहीं है, केवल रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी शो करने वाले मेंबर है। जैसे a, b, b, c, मान लेते हैं कि a में 3 मेंबर है a, b, c, और आपने इसमें से एक रिलेशन सेलेक्ट किया R जिसमें केवल रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी शो हो रही है और कोई दूसरी प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही है, तो उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बोल के मैं कह सकता हूं कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है कि सारे मेंबर केवल खुद से कनेक्ट कर रहे हैं और दूसरे कोई रिलेशन आपस में नहीं बना रहे, केवल खुद से रिलेशन बना रहे हैं c, तो ऐसा रिलेशन जो होता है ऑलरेडी इक्विवेलेंस होता है, इसमें तीनों प्रॉपर्टी अपने आप फॉलो हो जाती है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। दूसरा, अगर आपने पूरा का पूरा R को a क्रॉस a के इक्वल ले लिया, मतलब a क्रॉस a जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपने बनाया उसको ही आपने R ले लिया, तब भी ये क्या हो जाएगा, R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चेक करने की जरूरत नहीं, आप सीधे लिख सकते हो, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। और तीसरा, यदि आपने R जो है वो phi के इक्वल ले लिया, क्योंकि phi भी सबका सबसेट होता है, तो a क्रॉस a का सबसेट होगा phi, तो R अगर phi के इक्वल है तो जो phi है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। जबकि व्हेन जो आपका रिलेशन है, जो आपका सेट है वो phi ना हो, अगर आपका सेट phi नहीं है और आपने phi रिलेशन लिया हुआ है, मतलब एम्प्टी रिलेशन लिया हुआ है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। बट यदि आपका सेट खुद phi है, एम्प्टी
रिलेशन है और आपने आर भी एम्प्टी फाइव जो ए है वो एम्प्टी सेट है और आपने इसका जो रिलेशन दिया वो भी एम्प्टी रिलेशन दिया है, तब डेफिनेटली आर जो है वो एन इक्विवेलेंस रिलेशन दिया है। ये सारी चीजें याद रखेंगे, ये बहुत काम आएंगी 1 मार्क के क्वेश्चन में। इतना ही टॉपिक है आपका, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फंक्शन बता दूंगा, फंक्शन का जितना पार्ट है वो सब एक साथ बता दूंगा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, पढ़ाई जारी रखेंगे। क्लास हमारी जब भी चालू हो जाएंगी 15 दिन 20 दिन 25 दिन बाद, हम लोग इसी चीज़ को क्लासरूम में करेंगे। थैंक यू।